Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode, where we decode polity through conceptual clarity. लास्ट के वीडियो में हमने काफी डिटेल वे में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है उस टॉपिक को कवर किया है, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड चर्चा की, फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे फंक्शन किए, कौन कौन सी मेजर कमिटीज, कौन कौन सी माइनर कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ, कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके कौन कौन से मेंबर थे, उसके बाद उसने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया उस पर कौन कौन से डिस्कशंस हुए। तो ये सारी चीजें हमने काफी डिटेल में पढ़ी हैं। और उसके बाद ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और भारत जो है वो एक रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है। लेकिन आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डिफिनीशन दी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के की फंक्शंस क्या क्या हैं, फिर एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, और फाइनली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स एंड बिगिन आवर जर्नी। द फर्स्ट सब टॉपिक इज मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो सिंपल सा आप इसका मतलब देखो, a constitution is essentially a set of fundamental laws or principles that defines how a state or an organization is governed. It is the ultimate rule book for a country. It is referred to as supreme law of the land. तो डिफिनीशन में डिटेल में जाने से पहले आप एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन कीजिए जिसमें कोई भी रूल्स नहीं है, वहां पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जो पावर है वो अनलिमिटेड है, उन पावर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। तब तो ऐसी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा केओस होगा, राइट। यह एक जंगल में तब्दील हो जाएगा जहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इससे बचने के लिए हर ऑर्गेनाइज सोसाइटी, हर नेशन को एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, और वो फ्रेमवर्क उस नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अपने कोर में एक कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली फंडामेंटल लॉज या प्रिंसिपल का एक सेट होता है, यानी कि अपने कोर में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एसेंशियल फंडामेंटल लॉज या प्रिंसिपल का एक सेट होता है जो डिफाइन करता है कि एक स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न होगी। ठीक है, दैट डिफाइंस हाउ अ स्टेट, यानी स्टेट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न होगी। इसे कंट्री का एक अल्टीमेट रूल बुक आप मानकर चल सकते हैं। इसे आप अक्सर देखोगे तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड या फिर सर्वोच्च कानून कहा जाता है, क्योंकि कोई और भी कानून, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अगर वो जाता है तब उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ की रोल्स या फंक्शन, वैसे तो ये डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर देखते हैं हम लोग सिंपल तरीके से डिफिनीशन से ही अगर हम लोग फंक्शन निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट का संरचना क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे यह गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बताता है, लेजिस्लेचर के बारे में बताता है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, जुडिशियरी के बारे में बताता है। लेजिस्लेचर का सिंपल मतलब होता है जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो उसको लागू करती है, और जुडिशियरी का मतलब हो गया जो उसको इंटरप्रेट करती है। दूसरा ये है कि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शक्तियों पे ये लिमिटेशन लगाता है। ये बहुत क्रूशियल है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल पावर देने के लिए नहीं है, ये उस पावर को लिमिट भी करने के लिए उतना ही जरूरी है। ये गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन या आर्बिट्ररी बनने से रोकता है। कैसे? तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर। ठीक है, आर्बिट्ररी रूल्स को प्रिवेंट करता है, सिटीजन्स के राइट लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट करता है। यानी कि गवर्नमेंट को पावर देने के साथ साथ उसके ऊपर ये लिमिटेशन भी लगाता है। इट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, आउटलाइंस फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि जो सिटीजन्स हैं, किसी भी देश के सिटीजन्स जो हैं,
उनके अधिकार को, उनके कर्तव्य को डिफाइन करता है। ये इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट को आउटलाइन करता है, उन्हें स्टेट के एनक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आप देखो तो फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिस्क्राइब करता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो ये क्लियर करता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने सरकार से कैसे रिलेटेड है। ये चौथा पॉइंट है कि इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि पहला तो ये तो हो गया इससे पहले वाला कि राइट्स और ड्यूटीज को ये डिफाइन करता है। फिर हो गया कि ये जो है यह तय करता है कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट और उस देश के सिटीजन्स, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करता है, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को भी ये इंश्योर करता है। फिर अगला है कि इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये लोगों के आदर्शों यानी आइडियल्स और एस्पिरेशन का मतलब हो गया आकांक्षा, उसको रिफ्लेक्ट करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में अक्सर एक प्रियम्बल होता है जो उन कोर वैल्यूज, गोल्स और फिलॉसफी को आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, कोर वैल्यूज को ये आर्टिकुलेट करता है और प्रियम्बल जनरली होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि अपने यहाँ अगर हमारे यहाँ की बात की है तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होता है। ठीक है, तो संविधान को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डिफिनीशन प्रोवाइड किया है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन दिया है आर.एन. गिलक्रिस्ट ने। ठीक, अब ये जो डिफिनीशन है ना, इसको आप सिंपल एक बार रीडिंग डालो, जैसे कि अ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज रिटन और अनरिटन which determines the organization of the government, the distribution of power to the various organs of government and the general principles on which those power are exercised। तो अब देखो, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग देखेंगे। इसके की पॉइंट आप देखो, की पॉइंट आ जाएगा दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज रिटन और अनरिटन डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल्स। यानी कि इसका अब क्या मतलब हुआ, दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज रिटन और अनरिटन। तो आर.एन. गिलक्रिस्ट का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल्स या लॉज का एक सेट है, और ये जो रूल्स हैं ये रिटन भी हो सकते हैं या फिर अनरिटन भी हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कन्वेंशंस पे आधारित है। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आता है विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी, यानी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन से ऑर्गन होंगे। जैसे लेजिस्लेटिव हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, जुडिशियरी हो जाएगा। फिर अगला की पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द वेरियस ऑर्गन्स। और ये जो बॉडीज हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स है उनके बीच पावर कैसे बांटी जाएगी। जैसे पार्लियामेंट को क्या पावर मिलेंगी, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या फिर सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से पावर मिलेंगे। फिर आता है एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच दोज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड। और ये जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जा रही हैं, साथ ही पावर देने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि इस पावर का यूज किस जनरल प्रिंसिपल के आधार पर किया जाएगा। यानी पावर का यूज मनमाने तरीके से आर्बिट्ररी वे में नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ एस्टैब्लिश्ड रूल्स और वैल्यूज के अंदर इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, सो दैट बैड बॉडी ऑफ रूल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये रूल्स और लॉज का एक सेट है जो कि रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, और वो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे उनके बीच में पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यह जो पावर होगा ये आर्बिट्ररी वे में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ जनरल प्रिंसिपल होंगे, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इन पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ रूल्स डिटरमाइंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूट पावर टू गवर्नमेंट ऑर्गन्स, स्टेट्स जनरल प्रिंसिपल फॉर पावर एक्सरसाइज। ठीक है,
एक और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन दी गई है रेमंड गेटल के द्वारा। A constitution is a system of fundamental principles according to which the provisions of a state are regulated. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इनकी जो डिफिनीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्रूशियल एस्पेक्ट पर फोकस करती है, वो है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का रिलेशनशिप। तो अब देखो, द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसका क्या मतलब हुआ? गेटल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का एक सिस्टम है, यानी वो बेसिक रूल्स और आइडियल्स जिन पे पूरा देश चलता है। ये प्रिंसिपल्स गवर्नेंस की फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच, देखो अब अकॉर्डिंग टू विच ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके आधार पर द प्रोविजंस ऑफ अ स्टेट आर रेगुलेटेड, यानी कि स्टेट के सभी पॉलिसीज, सभी फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रिंसिपल्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक देश कैसे चलेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे रेगुलेट होंगे, ठीक है। अब देखो अगला डिफिनीशन है केसी वेयर का डिफिनीशन। तो अकॉर्डिंग टू केसी वेयर, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। A constitution is the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government, ठीक है। इसके की पॉइंट्स आपको आ जाएंगे। देखो, the entire system of government of a country, a collection of rules, establishes, regulates and governs the government, ठीक है। तो केसी वेयर की ये जो डिफिनीशन है कॉन्स्टिट्यूशन को एक देश के पूरे सरकारी ढांचे यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रूप में देखती है, जिसमें वो सभी रूल्स शामिल हैं जो सरकार को बनाते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही वो आधार है जिससे पूरी गवर्नेंस चलती है, ठीक। अगला डिफिनीशन आता है वेड एंड फिलिप्स का। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बॉडी ऑफ रूल्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज द सॉवरन पावर इन द स्टेट। तो अब इसमें की पॉइंट आता है बॉडी ऑफ रूल्स, अ बॉडी ऑफ रूल्स। यहां पे देखो दैट बॉडी ऑफ रूल्स, दैट बॉडी ऑफ रूल्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो वेट और फिलिप्स भी कॉन्स्टिट्यूशन को रूल्स का एक सेट मानते हैं। ये वो नियम है जो एक देश के सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट। ये जो रूल्स हैं ये सीधे तौर पर या फिर घूम फिर कर यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं यानी इफेक्ट डालते हैं। इसका मतलब है कि कुछ रूल्स तो एक्सप्लिसिटली पावर की बात करते हैं और कुछ उनके आधार या कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन और द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरन पावर इन द स्टेट, ये रूल्स किस पर प्रभाव डालते हैं? ये स्टेट में जो सॉवरन पावर है, जो सर्वोच्च शक्ति है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन या उसके एक्सरसाइज पे ये पावर अफेक्ट डालते हैं। सॉवरन पावर का मतलब है कि वो अल्टीमेट अथॉरिटी जो किसी भी देश के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि ये पावर किसके पास होगी और उसका यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो हमने गिलक्रिस्ट, गेटल, वेयर और अब वेड फिलिप जैसे स्कॉलर की डिफिनीशन को कवर कर लिया है। हर डिफिनीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पहलू को हाईलाइट करता है, जो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्रूशियल सब टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रूल बुक या ब्लूप्रिंट माना, लेकिन ये ब्लूप्रिंट एक्चुअली करता क्या है? एक सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए इसके प्रैक्टिकल रोल्स क्या है? तो चलिए अब इस वीडियो में अब हम लोग समझते हैं इसके की फंक्शंस को। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, वो है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्री को, नेचर को और उसकी अथॉरिटी को डिफाइन करना, डिक्लेयर और डिफाइन करना, ठीक है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्री को, उसके नेचर को और उसकी अथॉरिटी को ये डिक्लेयर और डिफाइन करता है। अब देखो, अब बाउंड्री को डिफाइन करता है, इसका क्या मतलब होता है?
बाउंड्री डिफाइन करने का सिंपल मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है कि एक देश के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, यानी उसके सिटीजन्स कौन कौन है और उसकी ज्योग्राफिकल लिमिट क्या है, कौन इंडिया के नागरिक है और इंडिया की टेरिटोरी कहां तक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ठीक है। फिर है कि नेचर डिफाइन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो बताता है कि हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर कैसा होगा। जैसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ये देश का कंट्री का बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करता है। फिर आता है अथॉरिटी डिफाइन करना। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की अथॉरिटी कहां से आती है और उस अथॉरिटी का सोर्स क्या है। ठीक है। यानी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उस कम्युनिटी की अथॉरिटी कहां से आती है, उसका सोर्स क्या है। जैसे हमारे प्रीएम्बल में लिखा है कि वी द पीपल, तो वी द पीपल सिंपली बताता है कि सारी पावर लोगों से आती है और ये कम्युनिटी को लेजिटिमेट पावर प्रोवाइड करती है। ठीक है। इन फंक्शन से देश को एक क्लियर पहचान मिलती है और उसकी सर्वोच्च शक्ति का आधार तय होता है। तो संविधान का दूसरा इंपॉर्टेंट का फंक्शन है कि एक नेशनल कम्युनिटी की आइडेंटिटी और वैल्यूज को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी, यानी नेशनल कम्युनिटी है उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसको ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है। तो आइडेंटिटी एक्सप्रेस करना, आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का सिंपल मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नेशनल आइडेंटिटी को आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। ये बताता है कि हम एक नेशन के रूप में क्या है, हमारा कोर कैरेक्टर क्या है। जब हम अपने प्रीएम्बल को देखते हैं जहां लिखा है कि वी द पीपल, प्रीएम्बल में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। ठीक है। फिर है वैल्यूज एक्सप्रेस करना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शेयर वैल्यूज और आइडियल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, वो वैल्यूज जिन पे हमारा कंट्री बेस्ड है। जैसे प्रीएम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज मेंशन्ड है। ये वैल्यूज सिर्फ वर्ड नहीं है बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडिंग, हमारे कंट्री के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमने एक साझे उद्देश्य यानी जो हमें एक साझे उद्देश्य यानी कॉमन पर्पस की तरफ लेकर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा क्रूशियल रोल है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और रेगुलेट करना। ठीक है। एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना, अब एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह फंडामेंटल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इन सबको फॉर्म करता है। ठीक है। ये पहले भी हमने देखा। ठीक। ये उनके कॉम्पोजिशन यानी उनमें कौन कौन लोग होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, ये सब डिफाइन करता है। जैसे प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट को 2 हाउसेस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही तो एस्टैब्लिश करता है। फिर रेगुलेट करने का क्या मतलब हुआ कि एक बार जब इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उनकी वर्किंग को रेगुलेट करता है। ये रूल्स बनाता है कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे, उनके प्रोसेस क्या क्या होंगे, उनकी पावर्स पर क्या लिमिटेशन होगी। जैसे पार्लियामेंट को कैसे कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे केस सुनेगा, या प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है, ये सब रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये चेक्स एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। ये जो फंक्शन है ये गवर्नमेंट की इफेक्टिव और अकाउंटेबल फंक्शनिंग के लिए बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि यह जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में पावर्स को डिवाइड और शेयर करता है। ठीक है। तो इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स कंट्री में एक ही लेवल पर सारी पावर रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड करता है। तो अब देखो आता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेडरलिज्म का। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यह सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को क्लियर तरीके से डिवाइड करता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है जो बताती है कि कौन सी गवर्नमेंट किस विषय पर कानून बना सकती है। तो ये फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
ठीक है, ये डिवाइड एंड शेयर पावर के अंतर्गत है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, जैसे कि सिर्फ सेंटर और स्टेट ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर पावर को लोकल लेवल पे भी शेयर किया है। ये ग्रासरूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। साथ ही साथ आप चेक्स एंड बैलेंस का भी सिस्टम देख सकते हो। तो पावर का ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं है, यानी जो चेक एंड बैलेंस है ये उसके अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं कि जो पावर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं है, बल्कि पावर को सेंट्रलाइज होने से रोकने के लिए भी है। ये इंश्योर करता है कि कोई एक यूनिट या लेवल या एक ही लेवल पे सारी पावर मोनोपोलाइज ना हो सके। तो ये फंक्शन गवर्नमेंट को ज्यादा एफिशिएंट, एक्सेसिबल और अकाउंटेबल बनाता है और देश की डाइवर्सिटी को बेटर एकोमोडेट करता है। ठीक है, तो ये सभी फंक्शन मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाते हैं। अब संविधान क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सब समझने के बाद अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एक अच्छा संविधान कैसा होता है, यानी एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ रूल्स का एक सेट बना देना ये उतना काफी नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन को एंड्यूरिंग, इफेक्टिव और लोगों के लिए ट्रूली बेनिफिशियल बनाने के लिए उसमें कुछ खास क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम उनकी क्वालिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है, देखो, क्लियर एंड प्रिसाइज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड। उसमें लिखी हुई हर एक बात आम आदमी से लेकर जजेस तक सबको इजीली समझ आनी चाहिए। उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जब कानून में डबल मीनिंग्स या कंफ्यूजन होते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाता है और डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये एम्बिग्विटी को अवॉइड करने वाला होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन ऐसा ना हो जिसका मीनिंग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ताकि लीगल बैटल्स और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स कम हो। फिर है कि जब रूल्स क्लियर होते हैं तो गवर्नेंस में प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। सरकार को पता चलता है कि उसकी लिमिट्स क्या हैं और सिटीजन को अपने राइट्स और ड्यूटीज क्लियर होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला हो कि इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक का क्या मतलब हुआ कि इट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देश की गवर्नेंस के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से लेकर सिटीजन्स के राइट तक, इमरजेंसी प्रोविजन से लेकर इलेक्टोरल प्रोसेसेस तक सभी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। इट शुड अवॉइड्स गैप। उसमें कोई बड़े गैप या साइलेंस नहीं होने चाहिए जिसके कारण आगे चलकर गवर्नेंस में डिफिकल्टी आए या लीगल वैक्यूम क्रिएट हो। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशियरी, ये सब काफी डिटेल में दिए हुए हैं। फिर इंटरकनेक्शन होना चाहिए वहां पे। ठीक है, इंटरकनेक्शन, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक पूरे सिस्टम को सीमलेसली चलाते हैं। ठीक है, अब तीसरी बड़ी क्वालिटी आ जाती है आपको एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। तो एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होगा, देखो, ये इवॉल्विंग सोसाइटी के लिए होना चाहिए, यानी सोसाइटी हमेशा बदलते रहती है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इन बदलते हालातों के साथ एडेप्ट कर सके और उसमें अमेंडमेंट्स की गुंजाइश हो। इट शुड नॉट बी टू रिजिड। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होगा, जैसे कुछ एक्सटेंट तक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिजिड बोल सकते हो, तो उसे अमेंड करना मुश्किल हो जाएगा और वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा। इससे सोशल अपहीवल्स या रेवोल्यूशन हो सकते हैं। इट शुड नॉट बी टू फ्लेक्सिबल, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए जिसे कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तुरंत ही बदल सके। इससे इनस्टेबिलिटी आती है और बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये दोनों का ब्लेंड है। ये ना ही रिजिड है ना ही ज्यादा रिजिड है
और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यानी कि इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। जैसे सैलिएंट फीचर में हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ज्यादा। तो कुछ प्रोविजंस आसानी से अमेंड हो जाते हैं और कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। चौथी एसेंशियल क्वालिटी है कि एक अच्छा संविधान, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन राइट फोकस्ड और सिटीजन्स ओरिएंटेड होना चाहिए। इट शुड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी गोल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर ये लोगों के राइट्स को सेफगार्ड नहीं करता है तो गवर्नमेंट आर्बिट्ररी हो सकती है। इट शुड एम्पावर्स द सिटीजन्स। ये सिर्फ राइट्स देने की बात नहीं है बल्कि लोगों को एम्पावर करने की भी है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार, ताकि वो अपनी सरकार चुन सके और उसे अकाउंटेबल ठहरा सके। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि लॉ इज सुप्रीम। एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है जहां लॉ सबसे ऊपर होता है और कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। तो ये सिटीजन्स की सिक्योरिटी को एंश्योर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसे हम चीजों को बेहतर समझने के लिए उन्हें कैटेगराइज करते हैं, उन्हें डिवाइड करते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर और उसके फंक्शनिंग को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहला है रिटन वर्सेस अनरिटन, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन में संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म के आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। रिटन लिखित संविधान वर्सेस अनरिटन यानी कि अलिखित संविधान। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में कंपाइल किए जाते हैं, यानी सब कुछ एक ही बुक में लिखा होता है। ठीक है, इंडिया का संविधान जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूएसए का संविधान भी लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये ज्यादा रिजिड होता है, यानी कि इसे बदलना मुश्किल होता है। ये क्लियर होता है और इसमें जुडिशियल रिव्यू का रोल प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये टिपिकली डेलिबरेटली क्रिएटेड होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है। वहीं पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होते हैं। ये कन्वेंशंस, कस्टम, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इजराइल और न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड इसमें नहीं लिखा है मैंने न्यूजीलैंड, तो इजराइल और न्यूजीलैंड का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी कैटेगरी में आता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखते हैं तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी बदलना आसान होता है। ये आसानी से इवॉल्व होता है और इसमें पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी होती है उसका रोल ज्यादा होता है। ये टिपिकली इवोल्व होते रहता है। इट मींस दिस कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकली इवोल्व्स ओवर टाइम, यानी कि धीरे धीरे विकसित होता है। तो इस क्लासिफिकेशन से हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फिजिकल फॉर्म और उसके रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को समझने का आइडिया मिलता है। ठीक है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट के बेसिस पे, यानी कि रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को आप सिंपल समझो कठोर संविधान हिंदी में अगर बोले तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट और स्पेशल होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग से अलग। एग्जाम्पल आप देख सकते हो तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। इसके अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजोरिटीज और रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। अगर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करता है और मेजोरिटी के आर्बिट्ररी विल से बचाता है। ठीक है,
यानी मेजोरिटी में अगर कोई गवर्नमेंट है तो मनमाने तरीके से वो नहीं बदल देगी कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी मेजोरिटी के आर्बिट्ररी विल से बचाता है। लेकिन ये कभी कभी बदलते हालात के साथ एडेप्ट होने में मुश्किल पैदा कर सकता है, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझो लचीला संविधान, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर जो होता है वो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग की तरह होता है, काफी आसान होता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी या स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट की एक सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बदला जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, तो ये एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को आसानी से एडजस्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है और मेजोरिटी की टायरेनी से जो खतरा उत्पन्न हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसा मैंने पहले बताया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों का एक ब्लेंड, ठीक है, यानी दोनों का मिक्सचर है। अगला आता है यूनिटरी वर्सेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी स्टेट के नेचर के आधार पर यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाता है। तो पहला हो गया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भीतर। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, तो इसमें जो सारी पावर्स है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। रीजनल गवर्नमेंट्स अगर है तो अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव करती है, ठीक है, और उसके सबऑर्डिनेट होती है। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे फास्ट होता है, नेशनल यूनिटी मेंटेन करना आसान होता है, लेकिन रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में कभी कभी चैलेंज उत्पन्न हो सकता है। फिर आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संघीय संविधान। यूनिटरी का मतलब हो गया एकात्मक संविधान, फेडरल का मतलब हो गया संघीय संविधान। तो अगर इसका डिफिनीशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये डिफिनीशन इसका हम लोग देखते हैं तो इसमें जो पावर है वो सेंटर या स्टेट या अदर जो रीजनल यूनिट्स है उनके बीच में डिवाइडेड होती है और दोनों लेवल्स इंडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने स्पेयर्स में, ठीक है। अगर लोकल लेवल पे है गवर्नमेंट है तो वहां भी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल आप देखो तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, तो यहाँ के जो संविधान है ना ये पूरी तरीके से फेडरल है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बात की जाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, पावर्स का चेक एंड बैलेंस होता है और सिटीजन्स को लोकल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। लेकिन कभी कभी डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है ड्यू टू मल्टीपल पावर सेंटर, ठीक है। तो अब देखो अगला आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हेड ऑफ स्टेट रिपब्लिकन वर्सेस मोनार्कियल, ठीक है। अब जो हेड ऑफ रिपब्लिक सॉरी जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है एक स्पेसिफिक टर्म के लिए और जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती है। जैसे हमारे भारत में देख लो, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है, इक्वालिटी को एम्फेसाइज करता है, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। फिर वही मोनार्कियल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो हेरिडेटरी रूलर होता है, वंशानुगत शासक होता है। जैसे ब्रिटेन में की महारानी आप देखो, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करता है। इट कैन बी अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी बट लेस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी नेशनल यूनिटी तो प्रोवाइड करेगा लेकिन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है तो रिपब्लिकन है, मोनार्कियल नहीं है, मोनार्कियल है ब्रिटेन का, ठीक है। अब आता है तो ये तो नॉर्मल था ये रिपब्लिकन और मोनार्कियल, इसलिए मैंने डिटेल में इसे नहीं बताया, लेकिन फिर भी जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। अब आता है प्रोसीजरल वर्सेस पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या होता है ये देखो, प्रोसीजरल वर्सेस पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रोसीजरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना तो वो फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पे, ठीक है। यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए यहाँ पे, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो पहला कॉन्सेप्ट है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रक्रिया संबंधी संविधान। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको मेनली उसके प्रोसेसेस और प्रोसीजर के रूप में देखा जाता है। इसके तहत प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर इस पे हम लोग प्रकाश डालें तो इस पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली उसके प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के रूप में देखा जाता है। ये कॉन्सेंट्रेट करता है इस बात पर कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या रूल्स फॉलो करती है। एक प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पे। ये डिफाइन करता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कैसे बनेगी और उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। फोकस ऑन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, किस प्रोसेस को फॉलो करेगी, कौन सा प्रोसीजर होगा उसका। फिर ये फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पे, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये कैसे फॉर्म होंगी, वो कैसे ऑपरेट करेंगी। लॉ मेकिंग प्रोसेस पे फॉलो करता है ये। ठीक है, कि लॉज को बनाने में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे। ठीक, फिर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा, इलेक्शन कैसे कंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, अब आता है पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये फोकस करता है वैल्यूज पे, प्रिंसिपल्स पे और कॉन्स्टिट्यूशन के गोल पे। ठीक है, तो ये यानी आइडियल्स और वैल्यूज, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिए गए आइडियल्स पर जोर देता है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन व्हाई एंड पर्पस, आइडियल्स एंड वैल्यूज पे फोकस करता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रियम्बल में मेंशन रहते हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो स्टेट है उसका गोल क्या है। ठीक है, जैसे हमारा देश है वेलफेयरिक स्टेट पे फोकस करता है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो बड़े गोल्स को हाईलाइट करता है जो कि स्टेट को अचीव करने होते हैं, जैसा एक वेलफेयरिक स्टेट बनाना, सोशल जस्टिस लाना, इकोनॉमिक इक्वालिटी बढ़ाना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, फिर राइट्स एंड फ्रीडम, राइट्स एंड फ्रीडम पे फोकस करता है। ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है, उनके प्रोटेक्शन और उनके महत्व को बताता है। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट एम इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और फ्रीडम को एंश्योर करना है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों का मिक्सचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हर संविधान को बनाने का एक तरीका होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे सालों के दौरान डेवलप होते हैं, जबकि कुछ को एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक बॉडी द्वारा बनाया जाता है और उसे लागू किया जाता है। तो अब इस बेसिस पे दो टाइप और आ जाते हैं, इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, इवोल्व्ड यानी कि विकसित, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। एक इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, इसमें कोई एक पार्टिकुलर डेट या एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता जहां उसे बनाया गया हो। ठीक है, एक जो इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो नो सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी इसमें संविधान के सारे प्रोविजंस एक ही डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे होते हैं, ये अलग अलग सोर्सेस से मिलकर बनता है। हिस्टोरिकल ग्रोथ, ये लॉन्ग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है। जेनरेशन के एक्सपीरियंसेस, कस्टम, ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री एक्ट और जुडिशियल डिसीजंस से ये शेप लेता है। ठीक है, फिर ऑफन फ्लेक्सिबल, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उन्हें एडेप्ट करना आसान होता है। अमेंडमेंट्स के लिए कोई भी रिजिड प्रोसीजर नहीं होता और सोसाइटी की बदलती नीड्स के साथ वो आसानी से इवोल्व हो सकते हैं। ठीक है, इट रिलाइज हेवली ऑन कन्वेंशन एंड कस्टम, इसमें कन्वेंशन यानी परंपराएं, कस्टम यानी कस्टम रीति रिवाज,
इसमें इन दोनों का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान। ब्रिटेन का कोई एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो लॉज, कन्वेंशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट और मैग्ना कार्टा जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से बना हुआ है। दूसरा टाइप है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक बॉडी के द्वारा फॉर्मली बनाया और लागू किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट की तरह इसे डेलिबरेटली डिजाइन और क्रिएट किया जाता है। एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें आता है रिटन एंड कोडिफाइड, ऑलवेज रिटन एंड कोडिफाइड। ये हमेशा रिटन और कोडिफाइड होता है, यानी सारे प्रोविजंस एक सिंगल डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या एक स्पेशल लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाया जाता है। ये कोई हिस्टोरिकल एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि एक सोचे समझे प्रोसेस का रिजल्ट होता है। ऑफन मोर रिजिड, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अक्सर ज्यादा रिजिड होते हैं, यानी उन्हें अमेंड करना आसान नहीं होता। उनके लिए स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। स्पेसिफिक डेट ऑफ एडॉप्शन, इसकी एक क्लियर डेट ऑफ एडॉप्शन और एनफोर्समेंट होती है, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को फुल्ली एनफोर्स किया गया। यूएस का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे। ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग और स्कोप है वो अलग अलग है। इनके बीच का फर्क को समझना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, यानी संवैधानिकता की। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, देखो यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, टू रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट स्कोप, यानी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है लेकिन इनका जो स्कोप है, इनका जो फंक्शन रही है वो अलग अलग है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो मूल सिद्धांत है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है या फिलॉसफी है जो ये मानता है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है इट मस्ट बी लिमिटेड। सिंपल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर होगी वो लिमिटेड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट पावर है वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकती है, बल्कि उसे संविधान और कानून के दायरे में ही रहकर काम करना होगा, ठीक है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसके देखो, इसका सिंपल मतलब समझो तो सबसे आ जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड पावर, फिर इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये संविधान की आत्मा या स्पिरिट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या फिर स्पिरिट है। एक देश के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सरकार अनलिमिटेड पावर यूज करती है, लोगों के राइट्स को कुचलती है, दबाती है, सप्रेस करती है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के की पॉइंट की बात करें हम लोग, तो इसमें आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कानून का शासन। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। पहला की एलिमेंट क्या हो गया? रूल ऑफ लॉ। दूसरा हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। गवर्नमेंट की पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जैसे अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड करना, ताकि कोई एक ऑर्गन बहुत ही ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ठीक है। फिर है चेक्स एंड बैलेंसेस। हर ऑर्गन के पास, जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गन है जैसे एलईजे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो हर एक ऑर्गन के पास दूसरे ऑर्गन्स की पावर को चेक करने की शक्ति होती है, जिससे संतुलन बना रहता है, ठीक है। फिर है फंडामेंटल राइट्स।
यानी कि मौलिक अधिकार। तो सिटीजन्स के कुछ ऐसे बेसिक राइट्स होते हैं जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती, और ये सरकार की पावर पर एक लिमिटेशन लगाते हैं। ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक ऐसी न्यायपालिका जो बिना किसी दबाव के, ठीक है, बिना किसी दबाव के लॉ को इंटरप्रेट कर सके और सरकार के कार्यों को संवैधानिकता के आधार पर रिव्यू कर सके। ठीक है। तो ये की एलिमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। यहां पे देखो 5 के बाद फिर 5 आ गया, तो ये 6 कर लेना। तो उसके बाद छठा है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि लोकतांत्रिक शासन, जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और उनके प्रति अकाउंटेबल होती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को शो करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है जो पावर के मिसयूज को रोकने वाले सभी मैकेनिज्म और फिलोसफीज को शामिल करता है, अपने में इंक्लूड करता है। ठीक है। तो ये सिंपल मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, यानी गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या डिफिनेशन होता है वो मैंने बताया, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा की, फिर इसके जो की एलिमेंट्स हैं जो होने चाहिए, जिसके होने पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो वो मैंने सारी चीज आपको बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, यानी कि संवैधानिक सरकार की। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उसी सिद्धांत का प्रैक्टिस है। ठीक है। तो अब इसका डिफिनीशन देख, यानी देखो द प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर एक प्रिंसिपल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उसका एक प्रैक्टिस है। तो डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो वैसी गवर्नमेंट होती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती है। इट मीन्स दैट इट वर्क्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि उसकी सारी पावर संविधान द्वारा डिफाइन, डिस्ट्रीब्यूट और लिमिटेड होती है। इसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है? तो ये संवैधानिकता के प्रिंसिपल को, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को ग्राउंड पर कैसे लागू किया जाता है तो ये बताती है। ठीक है। सरकार अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है और उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपने डिसीजंस लेती है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करती है। फिर इसका लेजिटिमेसी अगर देखते हैं तो ऐसी सरकार को लेजिटिमेट माना जाता है। अगर ऐसी गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गई, तो ऐसी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट माना जाता है क्योंकि वो कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर काम करती है। फिर अकाउंटेबिलिटी अगर इसकी देखी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लोगों के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उस मशीन की तरह है जो संविधान के ब्लूप्रिंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के गाइडलाइन पर चलती है। ठीक है। टू समराइज वी कैन सिंपली से दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सिद्धांत है जो शक्तियों के नियंत्रण की बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो सरकार है जो इस सिद्धांत को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से व्यवहार में लाती है। ठीक है।